सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप प्रस्तुति अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा 2024 जनवरी में, देखिए ये पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं आज जनवरी 2025 में। ये पेपर आपका हुआ था जनवरी 2024 में, ठीक है। जनवरी 2025 में ये क्लास में आपके ले रहा हूं और जनवरी 2024 में ये आपका सेकंड सेमेस्टर का जो है पेपर हुआ था। लेकिन ये पेपर होना था 2023 में ही, ये लेट होते होते जनवरी 2024 में हुआ था। तो इस वजह से कई जगह आपको ये 2023 का पेपर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। डीएलएड एग्जाम 2023 में जो होना था वो जनवरी 2024 में हुआ था, तो इसीलिए इसको 24 का पेपर भी कह सकते हैं आप और 23 का भी। दोनों पेपर एक ही है, मतलब हुआ तो एक ही बार जनवरी 2024 में। तो बात आप समझ गए होंगे। अब आपका जो पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का फरवरी 2025 में, उसके लिए पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करते हुए खुद से एक एक प्रश्न को पहले आपको देखना है कि क्या उत्तर होगा, उसको कॉपी में लिखना है और अपने आपको एनालाइज करना है कितने समय में मैं पूरा पेपर कर पा रहा हूं। ठीक, टाइम भी देख लीजिए और कितना टाइम आपको लग रहा है पूरा पेपर करते हुए, और किस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर पा रहा हूं, किस क्वेश्चन में मुझसे गलतियां हो रही हैं, कहां गलतियां हो रही हैं। ये सारी चीजें आपको नोटिस करना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब हम स्टार्ट करेंगे और देखिए सभी प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करा दिए हैं आपको, और साथ ही साथ आपका जितना भी सिलेबस है पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। आपका पूरा राजन सीरीज जो आता है उसको सॉल्व कराया हुआ है, पूरा पवन सीरीज इस तरीके से सॉल्व कराया हुआ है। सब कुछ आपको चैनल पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जरूर जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, ऋण पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जिनका डेसिमल पार्ट 0 होता है, मतलब जिसमें दशमलव नहीं होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्या रेखा मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, और इसी तरीके से ये 5 से लेकर के इस तरीके से इंफिनिटी तक, और 0 से इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है? ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऋण पूर्णांक संख्या, तो आपको दिख रहा होगा कि -5 जो होगा यह आपका ऋण पूर्णांक संख्या होगा। शून्य भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। शून्य के आगे प्लस माइनस दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका ऋण पूर्णांक संख्या होगा ऑप्शंस में -5 होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम, तो संख्या 2 है आपका 9, 12, 18 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात है। लघुत्तम समापवर्त यहां पे इनको लिखना चाहिए था। अब देखिए 9, 12 और 18, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जब लासा लिखना होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है, जैसे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, 2 अधिकतम बार कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार 2 का गुणा, और 3 अधिकतम बार 2 बार आ रहा है, तो 3 का 2 बार गुणा। अब यही आपका लासा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और गुणे 9, 9 चौक 36। ये लासा कितना आ जाएगा? 36, और यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 36, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 36 इन तीनों संख्याओं से पूरा विभाजित हो रहा है, और वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से 9, 12 और 18 से विभाजित हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं होता है? तो मैं बता दूं, जिसको आप P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, जहां P और Q आपकी
पूर्णांक संख्याएं हैं तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए 22/12 ये तो p/q के रूप में है ही, तो ये आपकी परिमेय संख्या है और इसको आप लिख सकते हैं 78/100। ठीक, दशमलव 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। और पाई को आप सोच रहे होंगे 22/7 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। और इसको 5/6 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 36 का वर्गमूल लेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन गलती यहां पे हो रही है पाई से। पाई को 22/7 हम लोग, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है, लगभग में वैल्यू होता है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें पाई के, तो 3.1413547 ऐसे ये चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और इसके जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको किसी संख्या से इस तरीके से 22/7 के रूप में जो दिखा दिया गया, एग्जैक्ट किसी संख्या से दिखाया ही नहीं जा सकता। जैसे अगर हम लिख दें इसी को 22/7 को मान लेते हैं 23/7 लिख दें, तो एग्जैक्ट आ जाए, नहीं आएगा। और अगर 21/7 लिखेंगे तो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। और फिर उसके बाद और कुछ सोच ले इसी में कि हम 45/14 लिख दें तो सही आ जाए, तो ये वैल्यू कभी एग्जैक्ट दिखा ही नहीं सकते हम p/q के रूप में। तो इसीलिए पाई जो होता है वह हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है कि परिमेय संख्या पाई है कि नहीं है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 है, 9.5 का स्क्वायर का मान है। तो 9.5 का स्क्वायर, तो 9.5 का स्क्वायर यानी कि 9.5 गुणे 9.5 ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.5 को लिख सकते हैं। देखिए 10 - 0.5 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 9.5 की जगह हमने क्या लिख दिया, 10 - 0.5। अब यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 2 इंटू 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और धन ये हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5, 5 × 5 = 25, 2 स्थान पे दशमलव, तो 0.25। अब ये देखिए 10 घट जाएगा इसमें से, तो 90, और धन 0.25, 90.25 ये मान आ जाएगा, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। तो इसका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह जिसे बोलते हैं, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, निम्न सीमा जो है 40, इसको बोलते हैं पहले को निम्न सीमा, बाद वाले को उच्च सीमा। तो 40 धन 50 करके और 2 से भाग कर देंगे आप, तो 90/2 हो जाएगा, जिसका मान आ जाएगा 45। तो यही 45 जो हो जाएगा, यही आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने बहुत ही आसानी से सही कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये समझिए कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई दी रहती है, तो आप से अगर फर्श का क्षेत्रफल पूछता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके आप फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन यहां सोचिए कि आपको ऊंचाई दिया है और दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई का भी इस्तेमाल होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने में। तो अब देखिए, आप सोचिए जिस भी कमरे में आप हो, उस कमरे को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीवार के क्षेत्रफल में अगर लंबाई के साइड वाली दीवार होगी, तो उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी,
और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो चौड़ाई चाहिए होगी। तो चौड़ाई के लिए हमको दीवार की ऊंचाई लगेगी, ठीक है, दीवार की ऊंचाई लगेगी, ठीक। और चौड़ाई, और उसके ठीक सामने वाली जो दीवार होगी, जो लंबाई की तरफ वाली होगी, उसका क्षेत्रफल भी कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे ऊंचाई करके निकलेगा। और इसी तरीके से जो चौड़ाई वाली दीवार होगी आपकी, जो कमरे की चौड़ाई है, उस चौड़ाई वाले दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके निकालना होगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई का गुणा लंबाई में होगा, ये एक दीवार का क्षेत्रफल दे देगा और इधर से 2 का गुणा होगा, तो 2 लंबाई वालों दीवारों का क्षेत्रफल और धन ऊंचाई का गुणा चौड़ाई में हुआ तो एक दीवार का क्षेत्रफल, और गुणे 2 हुआ तो चौड़ाई के सामने वाली दीवार का, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल आपका इस तरीके से निकल जाएगा। अब वैल्यूज, ये फॉर्मूला हो जाता है। और सिंपली आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे अभी मैनुअली आपको मैंने बताया। तो 2 गुणे लंबाई है आपकी 10, चौड़ाई आपकी है 6 और ऊंचाई जो है आपकी 5 है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। जब आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणे 16 गुणे 5, तो 2 का गुणा 5 में कर लीजिए 10 और फिर 16 में कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 और सब कुछ मीटर में दिया गया है तो वर्ग मीटर, ये आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वह 15 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कर लीजिए। अब यहीं पे सिंपली आप चाहे तो एक्स वाई मान सकते हैं संख्याओं को, या दिया गया है कि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है तो एक को x मान लीजिए और दूसरे को 4x मान लीजिए। तो हमारी पहली संख्या हो गई 4x और दूसरी हो गई x, इस तरीके से x या 4x, ठीक। तो इस तरीके से ये संख्याओं को हमने मान लिया और बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 15। तो x धन 4x, इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो 5x बराबर 15 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 15/5 यानी कि 3, यानी कि x का मान आपको मिल गया 3। तो एक संख्या मिल गई आपको 3 और दूसरी संख्या 4 तिया 12, दूसरी संख्या 12। तो इस तरीके से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी हो गई और दोनों का योग जो हो गया 3 धन 12 15। तो ये आपका इस तरीके से आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, आपका उत्तर x बराबर 3 बिल्कुल सही है। अब इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व करके एक नंबर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, 6 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो घन है, एक 6 सेंटीमीटर का घन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, और एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक। तो इसको इस तरीके से सोचिए कि आपके पास 6 लीटर पानी है और 4 लीटर पानी है, ऐसे मानिए, ठीक। अब आप कहीं दोनों पानी को मिला दीजिए तो दोनों मिलके 10 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर ऐड हो रहा है दूसरे वॉल्यूम में और मिल करके दोनों एक 10 लीटर का अलग वॉल्यूम बना दे रहा है, वही दोनों मिल करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा कि एक छोटा घन जो हम ले रहे हैं और एक जो बड़ा थोड़ा सा घन ले रहे हैं और दोनों मिलकर के जो एक बड़ा घन बराबर बड़ा घन बना रहे हैं, इसका आयतन और इसका आयतन जुड़ेगा तब इसके बड़े वाले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन अगर हम लोग निकालें तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 6 36 और 36 छक कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6 ये आपका आ जाएगा 36 और 216 आ जाएगा, और V2 निकालेंगे 4 का क्यूब तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक। अब इसके बाद बड़े वाले घन का जो आयतन हो जाएगा वह दोनों छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर होगा, V1 प्लस V2। तो 216 धन 64 कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, शून्य हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 1 8 और 2, 280
और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 280 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि दोनों घनों को जब पिघलाया जाएगा तो दोनों घनों का जो आयतन है वो मिल करके एक बड़ा घन बना देगा, जिसका आयतन इन दोनों घनों के योग के बराबर होगा। यानी कि यहां से निकाल लेंगे बड़े वाले घन का आयतन कितना होगा, जो आपसे पूछ रहा है 280 घन सेमी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, हल कीजिए x प्लस 1/a इंटू एक्स माइनस ए। इसको हल करना है तो सिंपली देखिए x प्लस 1/a इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हल करने का मतलब क्या है, अब दोनों ब्रैकेट खोल लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा x माइनस ए में, और फिर प्लस इसका 1/a का गुणा होगा x माइनस ए में। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए x का गुणा इस पूरे पद में हुआ, फिर प्लस 1/a का गुणा पूरे पद में हुआ। अब गुणा करेंगे तो x का गुणा x में एक्स स्क्वायर और a में तो माइनस ए एक्स, प्लस 1/a का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x/a और ये हो जाएगा माइनस a/a। अब यहाँ पे a से a कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस x/a माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये एक एक्स स्क्वायर का पद है और ये दो एक्स के पद हैं और ये माइनस 1 है। तो एक्स स्क्वायर और इस बीच वाले पद में से अगर हम चाहें यहाँ पे हम x कॉमन ले लें माइनस एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे बच जाएगा -1/a माइनस 1। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा हम कोफिशिएंट इसको समझिए कि ये गुणे के रूप में है a माइनस 1/a और x इधर गुणे के रूप में लिख दीजिए, जैसे हम लोग गुणांक आगे लिखते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये एक एक्स स्क्वायर का पद, ये एक x का पद, ये एक कांस्टेंट का, यही आपका हल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपने हल कर दिया। हल आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। अब देखिए 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो 89 ये हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या हमारी क्या है 89। अब इसके अंकों को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 98, क्योंकि इसको हम ले आएंगे 9 को दहाई के स्थान पे और 8 को इकाई के स्थान पे, तो ये हमारी हो जाएगी प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या अब पूछ रहा है कि जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो हम प्राप्त संख्या में से मूल संख्या घटा देंगे। प्राप्त संख्या है 98 ठीक, और मूल संख्या हमारा 89 ठीक। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 9, यानी कि कितनी अधिक है 9 अधिक है। ठीक, तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आप समझिए इस साइकिल के पहिए को समझिए। साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है, और एक पॉइंट ये देखिए जमीन पे टच कर रहा है। अब जब ये घूमेगा, ठीक, तो जब ये घूमेगा तो आप समझिए कि ये पॉइंट्स जो होंगे, अब जब आगे चलेगा तो फिर ये यहां अभी ये वाला पॉइंट टच में है, फिर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर ये इस तरीके से जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो ये पूरे पॉइंट्स यहां तक टच में आ जाएंगे। ठीक, यानी कि इस वृत्त के जितनी परिधि है उतने पॉइंट्स जो है वो टच होंगे एक चक्कर में। यानी कि एक चक्कर में चली गई
दूरी ये बराबर हो जाएगा परिधि के, और परिधि कितना होता है वृत्त का 2πr, और यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे पाई 22/7, आर की वैल्यू है 21, 7 त्रिक 21, 3 बार में कट गया, और 2 का गुणा 22 गुणे 3, अब ये हो गया 44 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12, 2 हाथ से लगा 1, 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर में चलेगा 132 सेंटीमीटर। तो 100 चक्कर में कितना चलेगा? बहुत ही आसान है, 100 चक्कर में जो चलेगा वह चलेगा 132 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 13,200 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं 14 नंबर के। अब इसके बाद देखिए तो प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ पे आंकड़े आपको दिए गए हैं, इनका बोला कि 5 का वर्ग अंतराल रखते हुए आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। तो संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए संचयी और बारंबारता ये 2 शब्द आ रहे हैं। संचयी का मतलब क्या होता है? जोड़, एक तरीके से संचय करने का मतलब किसी चीज का संचय करना, उसको इकट्ठा करना, ये होता है इसका मतलब संचय करने का। और बारंबारता, बारंबारता का इकट्ठा करना, एक तरीके से समझिए संचयी बारंबारता होता है। तो अब सबसे पहले आपको एक कॉलम तो वर्ग अंतराल का बनाना होगा, फिर बारंबारता का बनाना होगा, उसके बाद आप संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। तो 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले लेकिन जो काम आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे आपको संख्याओं को एक क्रम में लिख लेना होगा। अभी संख्याएं क्रम में नहीं है, देखिए 4 8 11 15 16 20, इसके बाद देखिए 26 27 28 32 40 और 48, ये एक क्रम में जब आपने लिख लिया तो आपको पता है कि संख्याएं 4 से लेकर के 48 तक हैं। अब 5-5 का वर्ग अंतराल रख के आपको 4 से लेकर के 48 तक की संख्याओं को कवर करना है। तो 4 से पहले आप समझिए कि हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, और इसके बाद हम लोग बाद में लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब समझिए वर्ग अंतराल हमारा है 0 से लेकर के 5 तक। ठीक, ऐसे लिख देंगे क्योंकि 5-5 का वर्ग अंतराल हमको बनाना है। तो अब हम 0 से शुरू करेंगे तो 5 तक जाएंगे, फिर 5 से 10 तक, फिर 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक और 45 से 50 तक, ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल। अब देखिए 0 से 5 से पहले 5 को हम रखेंगे अगले में, तो 0 से लेकर के 4 तक कोई संख्या आ रही क्या? हाँ 4 आ रहा है, तो 4 एक संख्या हमको मिल गई, तो बारंबारता 1। बारंबारता क्या होता है कि इस वर्ग अंतराल में कितनी संख्याएं आई इसकी गिनती बताता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 5 से लेकर के 10 तक, तो 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 आ रहा है और 9 नहीं आ रहा, तो एक ही संख्या हमको मिल रही, तो ये भी बारंबारता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 यहां नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है और उसके बाद सीधे 15 आ रहा है, तो हम केवल 14 तक को रखेंगे, तो एक संख्या फिर हमको मिल रही है। इसके बाद देखिए 15 से लेकर के 20 तक, तो 15 16 और हमको मिल रहा है 17 18 19 में से कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 संख्याएं यहाँ पे मिल गई, तो बारंबारता 2। इसके बाद देखिए 20 मिल रहा है हमको और फिर 26 मिल रहा है, तो यहाँ 1। अब देखिए 25 से 30 में आप देखेंगे तो 26 27 28 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बारंबारता। इसके बाद देखिए 30 से 35
30 से लेकर के 35 के बीच जो है आपका 32 आ रहा है, 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 35 से 40, तो 35 से 40 तक, 40 से पहले 40 को अगले में इंक्लूड करेंगे, तो इस बीच कोई नहीं आ रहा, शून्य हो जाएगा। फिर 40 से 45 में 40 एक संख्या मिल रही है और यहाँ 48 एक संख्या मिल रही है। तो ये हो गया आपका बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, देखिए वर्ग अंतराल 0 से लेकर के 5 यहीं से शुरू हुआ, इससे पहले कोई संख्या नहीं आई थी, तो उसको समझिए शून्य संख्याएं अभी तक आई हैं और एक संख्या आ रही, तो 0 धन 1 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक संख्या आ चुकी है और 5 से 10 के बीच में एक संख्या और आ रही है, तो 1 धन 1 ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ संचयी बारंबारता 2 हो गई। अब दो संख्याएं आ चुकी हैं, अब 10 से 15 के बीच एक संख्या और आ रही है आपकी, तो 2 धन 1 ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से दो संख्याएं और आ गई, 3 पहले था तो 5 हो जाएगा, और एक संख्या और आ गई 6, 6 पहले था, 3 और आ गया 9, 9। अब इसके बाद 9 धन 1 10, और ये 0 10 रह जाएगा, फिर 1 ये 11 हो जाएगा, फिर एक संख्या और आ गई 12, और यहाँ पे बारंबारता का भी योग करोगे आप 12, तो 12 संख्याएं दी गई थी, तो बारंबारता 12 हो गई, और संचयी बारंबारता का भी एंड जो आएगा वो 12 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता सारणी बन गया। इस तरीके से अब आपको कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा आप आसानी से बना लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है हेक्टेयर में, और उसकी एक भुजा मीटर में दी गई है, दूसरी भुजा आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो आप समझिए कि जो मैदान का क्षेत्रफल है, मैदान का क्षेत्रफल, इसको भी अगर हम वर्ग मीटर में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। देखिए 0.5 हेक्टेयर आपको दिया गया है, तो हेक्टेयर, अब एक हेक्टेयर में कितना होता है, एक हेक्टेयर मैंने आपको बताया बार बार कि 100 मीटर भुजा वाला वर्ग होता है। 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 100 गुणे 100, यानी कि एक के आगे 4 जीरो, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर ये होता है एक हेक्टेयर में। अगर आपके पास कोई भी लैंड है तो उसकी खतौनी आप देखेंगे तो वो भी हेक्टेयर में ही एरिया लिखा रहता है, तो हेक्टेयर क्या होता है, वो हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, अब इस 0.75 हेक्टेयर को अगर हम कन्वर्ट करें 10,000 वर्ग मीटर में कन्वर्ट करें तो 10,000 से गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7,500 वर्ग मीटर। इसी को लिख सकते हैं 7,500 वर्ग मीटर। अब अगर हम लोग बात करें मैदान के क्षेत्रफल का, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, यही होगा पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, यही होगा मैदान का क्षेत्रफल, जो कि है 7500 वर्ग मीटर। और पहली भुजा आपको दिया है 250 और दूसरी भुजा आपको निकालना है। ठीक, अब देखिए यहां से दूसरी भुजा का मान क्या हो जाएगा, 250 को उधर भेज दीजिए, दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैदान आयताकार है इसीलिए लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह हमने लिख दिया है पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। अब ये हो जाएगा 7500 बटे 250, शून्य से शून्य कटा, 25 से 75 को 3 बार में काट देंगे, ये शून्य बचा हुआ है 30 हो जाएगा, यानी कि दूसरी भुजा का जो मान आ जाएगा 30 मीटर, ये आपका आ जाएगा। दूसरी भुजा का जो मान होगा वह होगा 30 मीटर। तो ये आसानी से आपने निकाल लिया, केवल आपको कन्वर्ट करना था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड सत्यापित कीजिए, जहां x का मान इतना है, y इतना है और ये z है। z बराबर आपको दिया है, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है तो हमको पता है क्या पूछा था। अब समझिए यहाँ पे
कि अगर आप x का गुणा y माइनस जेड में कर देते तो आपको यही मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि सत्यापित करना है। ठीक, आपको बोल रहा है कि x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई और माइनस एक्स जेड। ये होता है, ये तो पता है, लेकिन x y और z का ये मान रखते हुए आप सत्यापित कीजिए। और सत्यापित आप कैसे कर सकते हैं, ये जो बराबर के इधर होता है इसको हम कहते हैं बायां पक्ष या LHS बोलते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उधर जो होता है उसे बोलते हैं दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड। ठीक, अब समझिए इस बात को कि इसको सत्यापित कैसे करना है। तो यहाँ पे बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और यहाँ एक तरफ इसका मान निकालिए और एक तरफ इसका मान निकालिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा कि ये बराबर ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। x की वैल्यू है 2/3, y की वैल्यू है यहाँ पे 5/2 और z की वैल्यू है -3/2। ठीक, अब इसके बाद x 2/3 गुणे y 5/2 और माइनस x है 2/3 और z है हमारा -3/2। अब इसके बाद देखिए 2/3 का आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप देखिए 2/3 ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिएगा। 5/2 और माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा तो 3/2। अब देखिए अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर में 2 है, यहाँ अंश में 2 है, तो ये 5/3 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2/3 गुणे 3 गुणे 2 ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले जोड़ लीजिए ब्रैकेट में जो चीजें हैं, पूरे के बटे 2 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा और ये 5/3 और धन देखिए 3 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा धन 1, 5/3 धन 1 और यहाँ अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 गुणे ये आपका 2 से इसको आप काट दीजिए 8 को, ये 4 बार में कट जाएगा तो गुणे 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा हर अगर 3 आप बना दें तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 8/3 आपको मिल जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे आप 2 का गुणा 4 में तो ये 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 बराबर 8/3 यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यहाँ पे ये सत्यापित होता है कि दोनों पक्ष में जो मान आ रहा है वो बराबर आ रहा है। किसी भी चीज को हमको इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना है, बस दोनों पक्षों को सॉल्व करते जाना है। या एक बार बाएं पक्ष को सॉल्व कर लीजिए, फिर अलग दाएं पक्ष को सॉल्व कर दीजिए और दिखा दीजिए कि दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इस तरीके से ये सत्यापित हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से x, y और z की वैल्यू आप रख करके ये सत्यापित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 है, एक फार्म हाउस में x प्लस वाई पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस वाई पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हैं। और दूसरा, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। अब देखिए एक फार्म हाउस में एक पंक्ति इस प्रकार होती है, ये पंक्ति होती है और इस पंक्ति में बताया गया कि x प्लस 2y आपके पंक्तियां, इसमें फार्म हाउस में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं एक पंक्ति में, और बोल रहा है कि एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियां भी हैं। पंक्तियां कितनी हैं, ये भी x प्लस 2y है। तो अब यहां से अगर हम लोग पहला सॉल्व करें, पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा एक पंक्ति में पेड़, एक पंक्ति में पेड़
गुणे पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, x प्लस 2y, और कुल पंक्तियां कितनी हैं, ये भी x प्लस 2y है। तो यहाँ पे x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y होगा, तो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू बी और b का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया कुल पेड़ों की संख्या। और दूसरा जो आपसे पूछ रहा है कि x बराबर 3 हो और y बराबर 2 हो तो कुल पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसी में, कुल पेड़ों की संख्या यही है ही, यहीं पे x और y का मान रख दीजिए। x का मान 3 रखेंगे तो ये x का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 गुणे 3 गुणे y का मान 2 है, धन 4 गुणे वाई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 9 धन 4 या 12 दूनी 24 धन 16, तो 24 और 16 ये 30 40 और 9 49। कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 पेड़ जो है वो लगे हैं। तो 7 पेड़ इधर से 7 पेड़ इधर से, मतलब 7 पेड़ एक पंक्ति में और कुल पंक्तियां 7 होंगी। तो इस तरीके से 49 पेड़ कुल यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, बिंदुओं 0,4 और 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका तो अगर ये देखिए इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये इस तरीके से आपके x और y एक्सिस पे, x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे बीचों बीच होता है x, इस पे x लिखा जाता है और इस पे y लिखा जाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये x कामा y है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ 6,0 में x का मान 6 है और y का मान 0 है। अब जब x एक्सिस पे हम लोग चलते हैं 0 से दाहिने ओर, तो यहाँ पे हमको 1 मान मिलता है, फिर 2 मिलता है, फिर 3 मिलता है, फिर 4 मिलता है, फिर 5 मिलता है, फिर 6 मिलता है। और इसी तरीके से y एक्सिस पे जब चलते हैं तो मान 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है। यहाँ देखिए यहाँ x का मान 0 है और y का भी मान 0 है। तो ये बिंदु का जो जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अब यहां से यहां पे अगर आएंगे, जहां पे ये बिंदु है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 1 और y का मान, कोई ऊंचाई है नहीं तो 0 ही होगा, तो 1,0 और ये 2,0 है, ये 3,0। इसी तरीके से ये जो है ये 6,0 है, ठीक। और ये क्या है, यहाँ पे इस लाइन पे y पे x का मान 0 होता है, तो ये जो है ये 0,1 है और ये 0,2 है, ठीक। तो इसी तरीके से अब तीनों पॉइंट को अगर मैं दिखाऊं आपका, तो 0,4 यहाँ पे आपका ये है 0,4 ये बिंदु। अब इसी तरीके से अगर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा 0,-1, ठीक, 0,-2, -3, -4, इसी तरीके से 0,-4, ठीक। तो अब आपको 3 बिंदु जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं 0,4 यानी कि y का मान 4 और y का मान नीचे -4 और x का मान 6। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला लीजिए तो आपको त्रिभुज मिल जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को हमने मिला लिया, हमको त्रिभुज मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर त्रिभुज का निकालना हो तो हमको देखिए, ये त्रिभुज जब हमने बनाया तो हमको पता चल गया, देखिए 4 इधर हम गए हैं, 4 नीचे आए हैं, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई 8, ठीक। तो ये लंबाई हो गई 8 और ये हम 6 ऊपर गए हैं, ठीक, इधर x के तरफ ये 6 है तो ऊंचाई 6 हो गई। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो इन बिंदुओं को नाम दें अगर a, b और c, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a b का जो मान है वह है 8 और
इस बिंदु को नाम दे दीजिए जहां दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ओ बिंदु। और ओसी जो है वह कितना है, 6 है। ठीक, ओसी लंबाई क्या है, 6 है और इसकी लंबाई 8 है। अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब यहां आधार कितना है, आधार है आपका 8 और ऊंचाई है आपकी, ये ऊंचाई है त्रिभुज की 6। 2 से 8 को काटेंगे, 4 बार में कट गया और 4 6 चौक 24 और ये कुछ यहाँ पे यूनिट दी नहीं गई है तो यहाँ पे आप वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से ये आप कोऑर्डिनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। और अगर इस माध्यम से आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मिल जाता है। इस पॉइंट को बोल दीजिए x1 कामा y1 और इस पॉइंट को बोल दीजिए x2 कामा y2। दूसरे पॉइंट को बोलिए x2 कामा y2 और तीसरे पॉइंट को बोलिए x3 कामा y3। और फॉर्मूला जो हो जाता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो होता है ये अप्लाई होता है। देखिए A बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ y1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे x1 की जगह है 0, y1 की जगह है 4, तो ये पुट कर दीजिएगा। x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा x1 की जगह, और x2 है आपका 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या x3 का मान कितना है 6 और y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 तो 4 और ये आपका धन 4, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 गुणे 8, 6 गुणे 8 का आधा, तो 6 गुणे 8 का आधा वही तो हुआ, वही आपका उत्तर आ जाएगा। ये दोनों तो 0 ही हो गए, यहीं से आपको मिल गया हाफ ऑफ 6 इंटू 4 प्लस 4 ब्रैकेट में। तो ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हाफ ऑफ ये आपको 0 मिल गया प्लस 0 मिल गया प्लस 6 इंटू 4 माइनस माइनस 4, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। अब तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 8 और हाफ ऑफ 6 इंटू 8। इस तरीके से भी आपको कितना मिल जाएगा, 24 वर्ग मात्रक या इकाई आप लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज इसके अंदर आपको PQR दिख रहा है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप आपको बिल्कुल दिख भी रहे हैं। समरूप का मतलब क्या होता है कि देखने में बिल्कुल समान दिखेंगे, बस छोटे बड़े रहेंगे। ठीक, तो जब एकदम समान कोई चीज होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, तो जैसे एक इतनी बड़ी चीज है, फिर उसको जब छोटा किया गया, इस तरीके से बनाया गया मान लेते हैं, ठीक, तो वो उसी रेशियो में सारी चीजें आपकी श्रिंक होती हैं। ठीक, तो जब इस त्रिभुज को जैसे अभी जैसे मोबाइल में कोई फोटो है, मान लेते हैं इसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज की फोटो है, तो उसको जूम करोगे, जूम आउट किया आपने तो एक ही साथ सभी भुजाएं बढ़ेंगी और जूम इन आप करोगे तो एक ही साथ सारी भुजाएं श्रिंक होंगी। तो वही बात है
कि जब दोनों त्रिभुज आपके ये समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर होगा, यानी कि जो QR का अनुपात BC से है वही अनुपात PR का AC से होगा और वही PQ का AB से होगा। तो यहां से लिख सकते हैं जो दो भुजाएं ज्ञात हैं उसी के अनुरूप हम लिखेंगे। तो देखिए PQ बाई AB लिख सकते हैं, ये बराबर होगा QR बाई BC के। पहले अगर छोटे त्रिभुज का भुजा लिख रहे हैं और बटे में बड़े वाले त्रिभुज का लिख रहे हैं तो वो भी आप बराबर करके फिर छोटे वाले त्रिभुज बटे बड़े वाले त्रिभुज का ऐसे लिखिएगा। तो PQ का मान हमको नहीं पता है और AB का मान हमको पता है 2 है और QR का मान रख दीजिए जो कि है 1.5 और BC का मान है 3। अब 1.5 से 3 को काटेंगे, 2 बार में कट गया यानी कि ये बचा 1/2 और PQ बराबर बटे में 2 है और इधर 1/2 है। ये 2 इधर गुणे में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। PQ का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हमारा PQ हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक, जैसे ये 3 का आधा 1.5 है वैसे ये 2 का आधा 1 हो जाएगा और ये 2.8 का आधा 1.4 हो जाएगा। अभी निकाल के आपको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे, देखिए। जैसे यहां पे हमने लिखा अनुपात, तो यहां पे अनुपात हो जाएगा PR का जो अनुपात होगा AC से वही अनुपात होगा QR का BC से जो हमको ज्ञात है। ठीक, अब QR बाई BC हमको पता है 1/2 और PR कितना है, PR हमको निकालना है। AC कितना है 2.8 और PR बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2.8। तो 2.8 को काटेंगे तो 1.4 बच जाएगा, यानी PR का मान कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैंने आपको फिगर देख के ही बता दिया था। तो इस तरीके से जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का वो समान होता है। तो आप बाकी दोनों भुजाओं का यहाँ से जो मान है वह निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद है प्रश्न संख्या 18। एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब एक घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोर दिया है। कोर का मतलब क्या होता है, कोर की लंबाई का मतलब क्या होता है भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे आपको घन की जो भुजा दे दिया है, भुजा दे दिया है वो कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12 और ये हो जाएगा 12 गुणे 12 144, फिर गुणे 12 बचा है 12 चौक 48 और हासिल लगा 4, फिर 48 और 4 52, हासिल लगा 5, 12 का नंबर 12 और 5 17, तो 1728 12 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इस घन का आयतन। और इसके बाद पूछ रहा है आपसे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a और इसका होता है √3a यानी कि √3 गुणे भुजा, या यहीं पे लिख सकते हैं भुजा गुणे √3। ठीक, तो चाहे जिससे कर दीजिए, जैसे अब ये आ जाएगा आपका √3 × 12 या 12√3 इसी को लिख सकते हैं और सेंटीमीटर हो जाएगा, ये लंबाई है। ये विकर्ण हो गया। अब आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखिए अगर एक पृष्ठ, घन के एक पृष्ठ की हम बात करें तो वो भुजा गुणे भुजा हो जाता है यानी A² हो जाता है। और घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे लूडो वाली आपकी गिट्टिक जो होती है उसमें हर एक फलक पे जैसे पहले पे 1 रहता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 होते हैं। तो 6 गुणे A², 6A², ये आपका होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो 6 गुणे A² यानी कि 12 गुणे 12 हो जाएगा। तो 6 गुणे 144
और गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, फिर 6 कन्नम 6 और 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो इस तरीके से तीनों चीजें जो आपसे आयतन, विकर्ण और संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, ये तीनों आपने निकाल दिया। और यहाँ पे आपके प्रश्न जो हैं, प्रश्न पत्र पूरा आपने हल कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो नहीं आ रहे होंगे, कितना नंबर आपका बन रहा है जो आपने खुद से किया है, वो यहाँ पे आप जोड़ करके तुरंत कमेंट कर लीजिए, ताकि आपको याद भी रहे और यहाँ पे आपका कमेंट भी पड़ा रहे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर लिख के बताइएगा। पेपर कैसा लगा, ये पेपर जो आपका पिछले वर्ष आपका आया था, ये आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को लाइक और शेयर, पहले लाइक कर दीजिए, फिर सभी ग्रुपों में शेयर करिए। कम से कम जो आपके खास 5 मित्र हैं उनमें जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसी तरीके से आसानी से प्रैक्टिस कर पाएं और अपनी परीक्षा में 25 में 25 स्कोर कर पाएं। इसी तरीके से मैंने सभी पेपर्स आपको सॉल्व कराए हैं। जो नहीं हुए हैं वो लगातार मैं करा रहा हूं। इससे पहले मैं राजन सीरीज पूरा सॉल्व करा चुका हूं, पवन सीरीज भी पूरा सॉल्व करा चुका हूं, और आपके पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज मैं पढ़ा चुका हूं। इस तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए जा चुके हैं, सभी नोट्स आपके तैयार हैं। और नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पे, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोट्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज पूरे क्लासेस जो है बिना डिस्टरबेंस के देखने को मिलेंगी। उसका हर एक चैप्टर का टेस्ट देने को मिलेगा। राजन पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, और आपको डाउट जहां होगा वो आप पूछ सकेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही बने रहिए, चैनल से विजिट करके पढ़ते रहिए। सभी लिंक्स आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।